हेलो द फ्यूचर ऑफिसर्स, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी फंडा। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएपीएफ एसी 2024 की 10 मंथ सेल्फ स्टडी प्लान के बारे में। दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो अभी अपनी तैयारी शुरू करेंगे 2024 के लिए, या जिन्होंने ऑलरेडी प्रिपेयर किया है एग्जाम में, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ रीजंस की वजह से आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले सीएपीएफ एसी एग्जाम के अंदर आपका 10 महीने का टाइम बाकी है, जैसा कि आपको पता है, और रफली अराउंड 300 डेज जो है आपके एग्जाम में बाकी है। ये टाइम कैसे चला जाएगा दोस्तों, आपको पता भी नहीं चलेगा। बिलीव मी, अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है, एटलीस्ट वो 8-10 महीने जो है अच्छे से पढ़ते हैं, तब जाके उनका सिलेक्शन होता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्जाम लेवल के बारे में, बेसिक इंट्रोडक्शन एग्जाम के बारे में। क्या सीएपीएफ इतना मुश्किल एग्जाम है कि इसको क्रैक नहीं किया जा सकता सेल्फ स्टडी से? वैकेंसीज कितनी आने वाली है सीएपीएफ ऐसी 2024 के अंदर? कितने मार्क्स चाहिए आपको क्वालिफाई करने के लिए एग्जाम? कोचिंग जरूरी है या नहीं जरूरी है, और कोचिंग के क्या बेनिफिट्स हैं? बुक लिस्ट पेपर 1 और 2 के बारे में हम देखेंगे दोस्तों। बेसिकली ये पेपर 1 के लिए वीडियो रहेगा। अगर ये आपको पसंद आता है तो डेफिनेटली हम पेपर 2 के लिए भी वीडियो जो है बनाएंगे। ठीक है, एग्जाम लेवल की बात करूं दोस्तों, एग्जाम 2016 में स्टडी फंडा चैनल हमने ओपन किया था और पढ़ाना शुरू किया था सीपीएफ एग्जाम के लिए। उस टाइम में और आज के टाइम में दोस्तों बहुत ज्यादा डिफरेंस जो है आ चुका है आपका। ठीक है, पहले जो आपकी कट ऑफ होती थी 2016 के टाइम पे, हार्डली 90 मार्क्स जनरल की कैटेगरी के जो है जाते थे आपके। अब जो है 130 नंबर, 135 नंबर, ऐसे जो है कट ऑफ आपकी जा रही है। तो दोस्तों लेवल तो एग्जाम का बड़ा है डेफिनेटली। अवेयरनेस बच्चों में ज्यादा बढ़ी है एग्जाम को लेके, और बहुत ज्यादा बच्चे जो है मेहनत करने लगे हैं इस एग्जाम को लेके। ठीक है, तो आपकी प्री प्रिपरेशन जो है बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। एग्जाम पैटर्न की अगर बात करूँ तो टोटल 600 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। रिटर्न एग्जाम जो है आपका 450 मार्क्स का होता है। उसके बाद जब आपका रिटर्न क्वालिफाई हो जाता है तो आपको जो है पीईटी के लिए बुलाया जाता है, जो कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, भगा दौड़ा के देखेंगे आपको। अगर आप उसको क्वालिफाई कर लेते हो तो फिर आपका जो है इंटरव्यू आता है 150 मार्क्स का। ठीक है, चलिए सिलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो 600 में से आपके अगर 350 नंबर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन टॉप 50 के अंदर तो डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, और डिपेंड करता है ईयर टू ईयर, 350 पे जो है टॉपर भी बन जाता है बच्चा, 350 पे जो है 100-150 रैंक के अंदर भी जो है बच्चा आ जाता है। ठीक है, मेरा क्वेश्चन है, क्या सीएपीएफ एग्जाम इतना मुश्किल है क्या, जितना हाइप जो है बनी हुई है कि सीएपीएफ एग्जाम बहुत ज्यादा मुश्किल है? नहीं, सीएपीएफ एग्जाम दोस्तों मुश्किल नहीं है, बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी, डेडिकेटेडली कंसिस्टेंटली जो है आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा इस एग्जाम के लिए, नहीं तो बहुत मुश्किल आपके लिए होने वाली है दोस्तों। ठीक है, पहले जो है कंपटीशन ज्यादा था, अभी भी ज्यादा है नो डाउट। अब जो है बच्चे थोड़े ज्यादा पढ़ने लगे हैं। जब आप वैकेंसीज का रेशो और आप एग्जाम का रेशो देखोगे, जो बच्चे एग्जाम में अपीयर होते थे उनमें भी काफी गिरावट देखने को मिली है। पहले जो है समवेयर अराउंड 1.5-2 लाख बच्चे पेपर देते थे, बट अब लेटेस्ट जो रिपोर्ट यूपीएससी की आई है उसमें 1 लाख से लेके 1.25 लाख बच्चे जो है इस एग्जाम को देते हैं बेसिकली। ठीक है, उसके बाद वैकेंसीज की अगर बात करूं तो 2024 में आपकी 300 से 400 वैकेंसीज आने वाली हैं। 2023 के अंदर आपने देखा समवेयर अराउंड 359 वैकेंसी के आपके आसपास थी, और बहुत ज्यादा वैकेंसी है दोस्तों। जनरली 200-250 वैकेंसी सीएपीएफ में रहती है, बट इलेक्शन ईयर होने के कारण जो है 359 वैकेंसी जो है इस बार 2023 में आई थी। और सेम इलेक्शन ईयर होने की वजह से ही आपकी 300 से 400 वैकेंसी जो है 2024 में आने वाली है। तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है दोस्तों। 2024 के अंदर जिस बच्चे की सरकारी नौकरी नहीं लगी तो मान के चलो आप बहुत पीछे चले जाओगे दोस्तों, क्योंकि इतना आसान और इतनी ज्यादा वैकेंसीज आपकी नहीं आने वाली है। नेक्स्ट 5 ईयर में आएगी फिर नेक्स्ट इलेक्शन के टाइम पे। ठीक है, तो अच्छे से प्रिपेयर करो, इन 10 महीनों का जो है अच्छे तरीके से जो है यूटिलाइजेशन कीजिए। ठीक है, उसके बाद कितने नंबर आपको चाहिए पेपर 1 और पेपर 2 को क्वालिफाई करने के लिए और मेरिट में आने के लिए? पेपर 1 में समवेयर अराउंड 150 नंबर के आसपास का अगर आपका स्कोर है तो बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है और आपके सिलेक्शन की चांसेस बढ़ जाते हैं। पेपर 2 में 90 से 100 नंबर जो है आपको लाने पड़ेंगे, और इंटरव्यू में जो है 100 मार्क्स के आसपास अगर आप ले आते हो तो समवेयर अराउंड 340-50 नंबर आपके बनते हैं, जिसमें आपका जो है सिलेक्शन बहुत अच्छे रैंक पे जो है सीपीएफ के अंदर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पेपर 1 के बारे में। पेपर 1 में आपके जो है 125 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, जो कि 250 मार्क्स के हैं दोस्तों। सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो टोटल 10 अलग अलग सब्जेक्ट से जो है यहाँ पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। पॉलिटी में जैसे आप देखोगे तो 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री में 20 से 22, साइंस में 30 क्वेश्चन, ज्योग्राफी में 18 से 20, डिफेंस के 3 से 4, इकोनॉमिक्स के 10 क्वेश्चन, एनवायरमेंट का 102 क्वेश्चन, मिसलेनियस 4 से 5 क्वेश्चन, करंट अफेयर के 15 क्वेश्चन, और मैथ एंड रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, पेपर 1 में जो है एक्सपेक्टेड आपको समवेयर अराउंड 3000 पेजेस के आसपास जो है पढ़ने पड़ेंगे। अब आपको लगेगा कि यार 3000 पेजेस तो बहुत ज्यादा है दोस्तों। एग्जाम जो है बहुत बड़े लेवल का एग्जाम है, ऐसा नहीं है कि आपको कोई छोटे रैंक पे जो है नौकरी दे रहे हैं। यहाँ पे जो आप गेस्टेड लेवल के ग्रुप ए गेस्टेड ऑफिसर बनोगे, 150 लोग आपके नीचे जो है काम करेंगे, और आने वाले टाइम पे एक बहुत बड़े लेवल पे आप पहुंचने वाले हैं। ठीक है, सिलेबस बड़ा है, इम्पॉसिबल नहीं है दोस्तों, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। पता भी नहीं चलेगा, बिलीव में 4-5 महीने आप पढ़ोगे इजिली जो है आप सारा सिलेबस कर दोगे। रिवाइज करने के टाइम पे जो है और कम ये जो है हो जाएंगे। ठीक है, सिलेबस बड़ा है एक्चुअली में, वाकई में बहुत बड़ा है सिलेबस, कोई डाउट नहीं है इस चीज में, लेकिन आपको
मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत करोगे डेफिनेटली तो एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, एक रिक्वेस्ट सबसे हाथ जोड़ के है दोस्तों, प्लीज शॉर्टकट्स की तरफ मत भागिए। मैं बहुत बच्चों को देखता हूँ अभी एग्जाम के टाइम पे ना 10 महीने का टाइम बाकी है अभी। ठीक है, 10 महीने का टाइम बाकी है अभी से, सर नोट्स दे दीजिए, सर कोई शॉर्टकट बता दीजिए, सर पॉलिटी के नोट्स दे दो, सर साइंस इतनी बड़ी है कैसे पढूं, कोई नोट्स दे दो। प्लीज इन चीजों के पीछे मत जाइए, आप जो है फोकस बुक्स के ऊपर करिए दोस्तों, ज्यादा बेनिफिट है। आप खुद सोचो यार, एक टीचर आपको ये बात बोल रहा है, हमारा तो बेनिफिट ही है ना, अगर कोई नोट्स मुझसे परचेज कर रहा है तो हमारा बेनिफिट है उसमें। बट स्टिल मैं आपको कह रहा हूँ कि वो नोट जो है फाइनल रिवीजन के टाइम पे जो है आपको लेने चाहिए। अभी जो है अपनी बुक से पढ़िए प्लीज। जैसे पॉलिटी के लक्ष्मीकांत है, नोट्स हमारे आपको 120 पेजेस में देखने को मिल जाएंगे, बट बुक जो है वो मोर देन 1000 पेजेस हैं आपको इसमें पढ़ने हैं उसके, और बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। प्लीज शॉर्टकट की तरफ मत भागिए। ठीक है, उसके बाद माँ बाप आपके मेहनत करते हैं आपके लिए, प्लीज उनकी मेहनत को जाया मत कीजिए। एक संकल्प लीजिए। आप लोगों के साथ इशू पता है क्या होता है, जोश जोश में ना वीडियोस देख के, स्ट्रेटेजी वीडियो देख ली 10 महीने की, देख ली मैं तो फोड़ दूंगा, असिस्टेंट कमांडेंट बन जाऊंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। 2 दिन पढ़ोगे, तीसरे दिन फिर उसी लाइन पे आप आ जाते हो। ठीक है, इशू ये है आपके साथ कि मन करता है। आप में ना दो कैटेगरी के बच्चे हैं, एक तो वो बच्चा है जिसका पूरा जोश है, उसको पता है मुझे करना भी है बट कर नहीं रहा है। तो ये जो माइंड में जो गेम खेलता है ना माइंड आपके साथ, इसको कंट्रोल कर लीजिए, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, डेडिकेट करो थोड़ा सा टाइम। दोस्तों पता है ये जिंदगी जो है ना बहुत छोटी सी है। आप खुद सोचो, आपके पेरेंट्स आने वाले 3-4 साल में जो है ऑब्वियसली रिटायरमेंट के पास होंगे, जहां तक मेरा आइडिया है, इजंट इट? तो आप उनको कब खुशी दोगे दोस्तों? क्योंकि हर पेरेंट्स का सपना रहता है कि यार मेरा बच्चा कुछ पढ़ लिख के कुछ कर ले, कुछ जिंदगी में बन जाए। ठीक है, प्लीज लोगों के पीछे टाइम वेस्ट मत कीजिए। आपकी वैल्यू, आपके टाइम की वैल्यू बहुत ज्यादा है, और उसको वेस्ट अगर आप करोगे तो आप कहीं के नहीं रहोगे दोस्तों। ठीक है, अपने आप को टाइम दीजिए। आप दोस्तों के चक्कर में इधर उधर घूमते हो, आप गर्लफ्रेंड के चक्कर में इधर उधर घूमते हो, प्लीज स्टॉप ऑल दीज थिंग्स एंड गिव टाइम टू योर सेल्फ। ठीक है, 2016 में जब मैं पढ़ाई करता था, जब कॉलेज में था, उसके बाद मुझे लगता था कि यार जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। उस टाइम मुझे लगता था कि कोई कोई भी जॉब दे दो मुझे 5,000 10,000 की, मैं वो भी कर लूंगा। ठीक है, उस टाइम में और आज के टाइम में देखिए 7 साल बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। 7 साल में जो है एक लेवल मैंने अचीव किया है, सोशल रिकॉग्निशन मैंने अचीव किया है, आप सबका प्यार अचीव किया है। और अभी जो है ऐसा टाइम है कि अगर कोई मुझसे मिलना चाहता है तो प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेके जो है आपको मुझसे मिलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कभी भी आ जाओ आप मिल लोगे, नहीं, उसके लिए प्रॉपर एक वो होना चाहिए। ठीक है, तो आपको टाइम जो है आपको देना पड़ेगा, अपने आप को टाइम दीजिए, अपनी हेल्थ को टाइम दीजिए, अपने पेरेंट्स को टाइम दीजिए। वो सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों। अपने सपनों को टाइम दीजिए। ठीक है, पढ़ाई करिए। चलिए, पेपर 1 में एक्सपेक्टेड पेजेस मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है ना, उसके बाद अब बात करते हैं कोचिंग वर्सेस सेल्फ स्टडी की। यार कोई कोचिंग ज्वाइन करना जरूरी है या सेल्फ स्टडी से काम हो जाएगा? ठीक है, कोचिंग जो है बिल्कुल भी जरूरी नहीं है दोस्तों। अगर 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 सेल्फ स्टडी हमेशा बेस्ट स्टडी रहती है। और देखिए कोचिंग ज्वाइन करने के बाद भी आपको जो है सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी कोचिंग आपने ज्वाइन कर ली वो कुछ ऐसा घोल के पिला देंगे आपको कि आपका हो गया काम जस्ट। ठीक है, नहीं, आपको खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी। जितने बच्चों का आप देखोगे सिलेक्शन हुआ है, उन्होंने कोचिंग के साथ साथ जो है मेहनत भी करी है, और बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किया, सेल्फ स्टडी से जो है पढ़ाई करी है। ठीक है, सेल्फ स्टडी जो हमेशा बेस्ट रहती है किन केसेस में? सबसे पहला केस है कि अगर आप डेडिकेटेड ही हो, आपको पता है कि हाँ यार मुझे मेहनत करनी है, एग्जाम निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप सेल्फ स्टडी करो। ठीक है, अगर आपको लैंग्वेज इजी लगती है, आप अंडरस्टैंड कर लेते हो कंसेप्ट को, बुक्स को, एनसीईआरटी को, रेफरेंस बुक को, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है कोचिंग ज्वाइन करने की आपको। ठीक है, अगर आप खुद से अपने प्लान बना सकते हो कि यार मुझे इतना टारगेट लेके चलना है, इतने दिन में ये बुक खत्म करनी है, इतने दिन में ये करना है, पेपर 2 में तब शुरू करूंगा, एक प्लान होना चाहिए आपके माइंड में। कोई जरूरत नहीं है कोचिंग की दोस्तों। ठीक है, और अगर आप उस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लेते हो रिलीजियसली, ठीक है, तो कोचिंग की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर आप सभी काम टाइमली कंप्लीट कर रहे हो, नो कोचिंग इज रिक्वायर्ड टू क्रैक सीपीएफएससी एग्जामिनेशन दोस्तों। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बेनिफिट क्या है कोचिंग के। ठीक है, सबसे पहला बेनिफिट है कि आपके एफर्ट्स को कम कर देता है। ठीक है, फोकस रह के पढ़ोगे, आपको टू द पॉइंट चीजें आपको जो है मिलेगी। डाउट खत्म हो जाता है। कई बार ऐसा होता है बच्चा जब तैयारी करने लगता है तो उसको लगता है कि यार मैं सही चल रहा हूँ नहीं चल रहा हूँ, कोई देखने वाला पीछे नहीं है। कोचिंग में ये चीज आपका जो है सेल्फ डाउट खत्म हो जाता है कि आपको पता है कि यार हाँ मेरा टीचर है, जो जो बोल रहा है मैं वो चीजें कर रहा हूँ, तो मुझे उस चीज की टेंशन नहीं है। ठीक है, आपके जो पेन पॉइंट है वो कम हो जाते हैं कोचिंग ज्वाइन करने से। रीजन बीइंग, आप इधर उधर की बहुत सारी चीजें जो है खुद से पढ़ने बैठते हो जब, तो वो पता नहीं रेलेवेंट है या नहीं है, आपको उसका नहीं पता होता। बट जो भी कोचिंग आप ज्वाइन करते हो वो एनालिसिस करके आपको देंगे कि भाई ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, उसके बाद एग्जाम की डिमांड के अकॉर्डिंग जो है कोचिंग वाले आपको पढ़ाते हैं, डिपेंड करता है अगेन फिर कोचिंग कैसा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोचिंग कोई रैंडमली कोई भी आपने कोचिंग ज्वाइन कर लिया, उसके लिए भी आपको देखना पड़ेगा कि कौन कितने साल से क्या रिजल्ट है, मतलब इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद कोचिंग में जो आपको अच्छे से सिलेबस कवर करवा दिया जाता है वीडियो लेक्चर्स के थ्रू, जो भी क्लासेस में आपके डाउट है वो आप क्लियर कर सकते हो। खुद से पढ़ने में थोड़ा सा इन चीजों में पेन आता है दोस्तों। ठीक है, आपको रेडीमेड मटेरियल मिल जाता है, खुद से आपको मेहनत कम करनी पड़ती है उस चीज के लिए। जैसे नोट्स हैं, कुछ शॉर्ट मटेरियल है, कुछ पेपर 2 के जो है कोर्स वगैरह, ये सब चीजें। ठीक है, तो बेनिफिट भी है कोचिंग, कैसी बात नहीं है दोस्तों। ठीक है,
बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए पेपर वन की, उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले जो है आपको सिलेबस एक बार देखना चाहिए जाके, एटलीस्ट जो है तैयारी करने से पहले, जो बिल्कुल फ्रेशर बच्चे हैं प्लीज एक बार सिलेबस जो है जाके देखिए। आपको लग रहा होगा ये 8-10 लाइन होगा सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है दोस्तों। अब यहाँ पे आप देखिए, इंडियन ज्योग्राफी है और वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इन्होंने सिर्फ दो चीजें लिखी हैं, ठीक है। क्वेश्चन सेल कवर द फिजिकल सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ज्योग्राफी पर्टेनिंग टू इंडिया एंड द वर्ल्ड, ठीक है। अब इसमें देखोगे आप 4 एनसीईआरटी की बुक है जो कि 600 पेजेस के आसपास की आपकी हैं। उसके अंदर पता नहीं कितने सारे टॉपिक आपके, सोलर सिस्टम है, ठीक है, इंटीरियर ऑफ अर्थ है, बहुत सारी चीजें, मतलब तो ऐसा इसको इस तरीके से जज नहीं करना है कि एक ही लाइन का सिलेबस है तो मैं वैसे ही कर दूंगा, नहीं। बड़ा सिलेबस है, मेहनत करनी पड़ेगी, डाउन टू अर्थ रहना पड़ेगा ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, डिटेल में जो है आपको सब कुछ चीजें पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। फिर बात आती है नोट्स की। आई अगेन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज 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 खुद से नोट्स ना बनाए। एटलीस्ट पहली 2-3 रीडिंग्स के अंदर नोट्स मत बनाइए, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों। रीजन क्या है, उसका एक ही रीजन है। नए बच्चे जब पढ़ने बैठते हैं तो उनको लगता है कि यार कुछ इंपॉर्टेंट चीज में उससे छूट ना जाए, मैं तो नोट डाउन कर लेता हूँ। आप लोग चित्रहार में चले जाते हो, चित्रहार इन द सेंस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल नोट्स जो आप बनाते हो, अलग अलग रंगीन पेन, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, बिलीव मी। पहली रीडिंग में कोई नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आपका मेन फोकस जो रहना चाहिए, वो पहला फोकस यही है कि यार मुझे सिलेबस जल्दी से खत्म करना है, जो चीजें दी हुई हैं उनको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। आप इधर जो है मान लो सोलर सिस्टम को बनाने में, सजाने में लगे हो इस तरीके से, ये फलाना प्लेनेट, ये ढिमकाना प्लेनेट, फोकस आपका ये होना चाहिए कंसेप्ट के ऊपर। इनर प्लेनेट क्या होता है, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट कौन सा होता है, सीक्वेंस उसकी क्या है, एस्टेरॉयड बेल्ट क्या होता है, फैक्ट आपको पता होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ उसको खूबसूरती से आप अपनी नोटबुक में उतारो, 2-3 घंटे उस पर वेस्ट करो, ठीक है ना। प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम इन मेकिंग नोट्स। नोट्स बनाओ, नो डाउट, लेकिन 3-4 रिवीजन जब आपकी पढ़ाई की हो जाए उसके बाद नोट्स बनाइए। रीजन मीन, बहुत सारा सिलेबस ऐसा होता है जिसकी हमें पढ़ते ही चीजें याद हो जाती है। अब मान लो आप सोलर सिस्टम को भी यार अगर उसके भी नोट्स आपको बनाने पड़ रहे हैं तो फिर आपकी तैयारी अच्छे लेवल पे नहीं है, ठीक है, बिलीव मी और नॉट, ठीक है। सोलर सिस्टम ऐसे कौन से इनर प्लेनेट है, कौन से आउटर प्लेनेट, इनके नोट्स थोड़े ना बनते हैं। नोट्स उनके बनते हैं जो बहुत ज्यादा डेप्थ में चीजें होती हैं, या फिर जो फैक्चुअल चीजें हैं जो आपको याद नहीं रहती ओवर द टाइम, उन चीजों के नोट्स आप बनाइए, ठीक है। तो पहली रीडिंग में कभी भी नोट्स मत बनाओ, मेक नोट्स आफ्टर 3-4 रीडिंग्स, और आफ्टर सॉल्विंग द पीवाईक्यूज आपको पता चले कौन कौन से टॉपिक्स आपसे मिस्टेक हो रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज बुक लिस्ट की, कौन कौन सी आपको पढ़नी है, ठीक है। पॉलिटी की दोस्तों एक ही मात्र बुक है, 1000 पेजेस के आसपास आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत की बुक है, ये 7th एडिशन है, लेटेस्ट मार्केट में आ चुका है, आप ये ले सकते हो। जिनके पास नहीं है, जिनके पास छठा एडिशन है, वो भी बिल्कुल बढ़िया से काम करेगा। ये वाला एडिशन है, ये भी बिल्कुल बढ़िया से काम करेगा। अगर 5th एडिशन है तो प्लीज 7th ले लेना, क्योंकि 5th में और 7th में काफी सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। बाकी इन तीनों बुकों में से कोई भी अगर है तो बेस्ट है, कोई इशू नहीं है, बढ़िया मस्त जो है इसको पढ़ो। एक चीज और दोस्तों, सीएपीएफ एग्जाम यूपीएससी का एग्जाम है, कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं कि आप डेली आपने 1 घंटा बुक पढ़ी, 5-4 पन्ने और हो गया, नहीं। डिटेल में बैठ के शांति से जो है अपने आप को टाइम दीजिए, सिलेबस को टाइम दीजिए, अच्छे से पढ़िए उसको, ठीक है। अब देखिए कोचिंग का यहाँ पे बेनिफिट क्या होता है, जैसे आप खुद से जो है बुक पढ़ने बैठोगे तो बहुत सारी चीजें आपको खुद से सीखनी पड़ेंगी। जैसे फेडरलिज्म है, आप जाओगे पहले गूगल में ढूंढोगे कि क्या होता है फेडरलिज्म, क्या उसका कनेक्शन है, इस तरीके से। फिर सोशलिज्म है, लेजिस्लेचर क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या है। कोचिंग यहाँ पे जो आपको बेनिफिट करती है, आपका टाइम मिनिमाइज कर देगी। जो भी क्लास आप देखोगे उसमें सारी जगह आपको बताया जाएगा कि फेडरलिज्म क्या है, स्टेट और सेंटर का क्या रिलेशन रहता है, एग्जीक्यूटिव कौन होता है, लेजिस्लेचर कौन होता है। जो बिल्कुल फ्रेशर बच्चा है ना, वहां पे फंस जाता है वो, ठीक है। और जहाँ पे जो चीज मान लीजिए लक्ष्मीकांत पढ़नी, एक जो फ्रेशर बच्चा है वो उसमें 50-60 दिन लगाएगा, तो इजिली कोचिंग वाला बच्चा उसको 20-25 दिन में करके खत्म करेगा, ठीक है। तो ये तो थी बुक लिस्ट आपकी पॉलिटी की, जो जितने भी सब्जेक्ट है, जैसे सेकंड। तो जो भी फ्रेशर बच्चे हैं प्लीज डायरेक्ट लक्ष्मीकांत बुक पढ़ने की बजाय आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क पढ़िए। 200-250 पेजेस की बुक है, इजिली आप 4-5 दिन में बहुत प्यार से पढ़ दोगे। अगेन मैं कह रहा हूँ आपको कुछ लिखना नहीं है, सिंपल और सिंपल उसको पढ़ने की कोशिश करो कि यार उसमें क्या क्या टर्म दी हुई है, ये सारी फेडरलिज्म, लेजिस्लेचर, फंडामेंटल राइट, ड्यूटी वगैरह क्यों हमारे लिए रिक्वायरमेंट है, सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है एनसीईआरटी की बुक में। तो प्लीज पहले आप इसको पढ़िए, उसके बाद जो है लक्ष्मीकांत के ऊपर जंप करिए। और जो कोचिंग वाले आपको पढ़ाते हैं वो डायरेक्टली जो है लक्ष्मीकांत पढ़ाएंगे, बट आपको दे विल मेक श्योर कि वो आपको समझा दें ये सब चीजें, ठीक है। ज्योग्राफी की बात करते हैं, 600 से 700 पेजेस आपको पढ़ने पड़ेंगे दोस्तों। फ्रेशर्स के लिए एक रिक्वेस्ट है, छठी से 12वीं की एनसीईआरटी परचेज कर लीजिए। हर एक एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लीज गो थ्रू ऑल दीज एनसीईआरटी, दैट्स इट। इसके अलावा कोई महेश कुमार वरनवाल की जरूरत नहीं है, कोई दृष्टि आईएएस के नोट्स की जरूरत नहीं है, स्टिक टू योर एनसीईआरटीज ओनली प्लीज। इसके अलावा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सारे क्वेश्चन आपके यहीं से बन जाएंगे। अभी भी अगर आप देखोगे 20 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी में आए थे, 20 में से 17-18 क्वेश्चन आपके डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही थे दोस्तों, ठीक है। रिपीटर से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी ऑलरेडी पढ़ी है तो प्लीज मैपिंग पे थोड़ा सा फोकस कीजिए, थोड़े से टफ लेवल के क्वेश्चन यूपीएससी पूछने लगा है।
इंडिया और वर्ल्ड की मैपिंग के ऊपर, ठीक है। तो प्लीज उनको भी जो है आप फोकस में रखिए, और जीसी लियोंग अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ सकते हो, वैसे इतना कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका हिस्ट्री। बहुत बड़ा स्कैम है दोस्तों हिस्ट्री, चाहे वो सीएपीएफ का एग्जाम हो, सीडीएस का एग्जाम हो, एनडीए का कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी का, बहुत बड़ा स्कैम है हिस्ट्री, ठीक है। क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, कितना भी पढ़ लो यार कभी होती ही नहीं है, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। 30 क्वेश्चन साइंस के आते हैं ना, बच्चा थोड़ी सी मेहनत अगर कर ले 25 क्वेश्चन बहुत प्यार से कर देगा, ठीक है। हिस्ट्री में ऐसा होगा 20 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं ना, तो 8-9 क्वेश्चन से ऊपर आप पहुंच ही नहीं सकते, इतना मुश्किल है, पता ही नहीं कहाँ से क्या दे देते हैं, ठीक है। 1500-2000 बहुत मिनिमम लिखा है मैंने यहाँ पे, पता नहीं 3000 पेज भी पढ़ लोगे तो भी कोई कंफर्म नहीं है कि आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है आपको स्मार्ट वर्क करने की आवश्यकता है दोस्तों, प्लीज इस चीज को ध्यान रखिए। रीजन मैं बताता हूँ आपका क्या, हिस्ट्री के आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। हर बार जो है सीएपीएफ के अंदर आर्ट एंड कल्चर से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, और बहुत ईजी आते हैं, अगर आपने पढ़े हैं तो बहुत ईजिली आप सोल्व कर दोगे। एक क्वेश्चन आपका बुक्स के ऊपर आता है, जैसे कल्हाना की राज तरंगिनी होगी, ठीक है, हर्षवर्धन ने कौन सी बुक लिखी है, तोलका पीएम जो है, इस तरीके से एक एक दो दो बुक्स के नाम आपके आते हैं। टेम्पल के ऊपर पूछ लेते हैं कई बार, ठीक है। डांस फॉर्म पे पूछ लेंगे, मॉन्यूमेंट्स पे पूछ लेंगे, ठीक है, जैसे कुतुब मीनार पे एक बार क्वेश्चन आ गया था आपका, इस तरीके से सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अगर आप अच्छे से आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो आप इसको आंसर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद थीम्स के एनसीईआरटी आपके 4-5 क्वेश्चन डेफिनेटली हर बार आते आते हैं, और मॉडर्न इंडिया से जो है 5-6 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। ये भी जो है अगर आप देखोगे, इसमें भी आपके एक क्वेश्चन आपका सोशल ऑर्गेनाइजेशन से आ जाएगा, एक क्वेश्चन गांधी वाले उससे आ जाएगा, एक क्वेश्चन जो है आपके जितने भी आपके टाइमलाइन है उसके बेसिस पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपके रेबेल्स वगैरह से आ जाएगा, एक दो क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं आपके, तो बहुत इजी है हिस्ट्री वैसे देखा जाए तो, बट वास्ट बहुत है, ठीक है। पता ही नहीं है कौन सी बुक पढ़े कौन सी नहीं पढ़े। अब ये देखो, अब जैसे सीएपीएफएससी 2023 के जो है हिस्ट्री के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है ये अर्थशास्त्र के अंदर क्या क्या दिया हुआ है, 105वां क्वेश्चन है, 104 क्वेश्चन है, 91वां क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पता है आपको, उपिंदर सिंह की एक बुक आती है, बिलीव मी, 1200 से लेके 1500 पेजेस है उस बुक के अंदर, ठीक है। और ये नहीं पता कहाँ से कौन से स्टेटमेंट उठा के दे दे। खुद सोचो यार, 4 क्वेश्चन के लिए आप उपिंदर सिंह पढ़ोगे क्या, 1500 पेजेस की बुक है, और ये भी नहीं पता कि अगली बार आएगा या नहीं आएगा। अभी तक लास्ट के 7-8 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, अब की बार जो है इन्होंने 4 क्वेश्चन पूछे उपिंदर सिंह से, बताओ, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हिस्ट्री का सोर्स ही चेंज करते हैं आपका, स्टिक टू बेसिक्स, बहुत मिनिमम जो है आपको कवर करना है। उसमें से जो आ गया बहुत बढ़िया, वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, बाहर से जो भी आए छोड़ दो। मैं कह रहा हूँ 4 क्वेश्चन आए हैं, अगर आपको लगता है मुश्किल है बिल्कुल काटा मार दो, कोई जरूरत नहीं है करने की, ठीक है। वैसे भी आपको 125 में से 75 क्वेश्चन ही ठीक करने, 150 नंबर लाने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका 50 क्वेश्चन का लीवरेज है आपके पास, तो 4-5 क्वेश्चन ऐसे जो भी आए छोड़ दो उनको, ठीक है। हिस्ट्री इतने सारे, अब लास्ट ईयर की वीडियो मैंने खुद बनाई थी दोस्तों। स्पेक्ट्रम है आपकी, 1200 पन्नों की बुक है दोस्तों, ठीक है। लूसेंट है आपकी, 120 पेजेस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपकी तमिलनाडु की बुक है, कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ ये 3-4 बुक बताई है मैंने, ये वाली पढ़ लो, मोर देन एनफ है, ठीक है। थीम्स की बुक है, 500 से 600 पेजेस में कवर्ड है। 120 पेजेस आपके आर्ट एंड कल्चर के हैं, जिसमें से थोड़ा बहुत कंटेंट जो है आपका थीम्स की बुक में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और 120 पेजेस में जो है आपकी लूसेंट के अंदर पूरी हिस्ट्री दे रखी है। प्लीज ये 800 पेजेस पढ़ लीजिए, कोई जरूरत नहीं आपको 3000, 4000, 2000 पेज पढ़ने की। स्टिक टू दिस बुक्स ओनली, आई रिक्वेस्ट यू। हिस्ट्री में बहुत अच्छा कर जाओगे, जो टाइम हिस्ट्री में आपका बचेगा वो टाइम आप साइंस में दो, वो टाइम आप ज्योग्राफी में दो, क्योंकि वहां पे शॉर्ट शॉर्ट चांसेस आप क्वेश्चन ठीक कर दोगे, ठीक है। तो थीम्स की 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लो, 11th क्लास की आर्ट एंड कल्चर की एनसीईआरटी। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम आपकी चॉइस है, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, बट आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ी है तो वो पढ़ दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। स्पेक्ट्रम की जगह लूसेंट पढ़िए, रीजन बीइंग, स्पेक्ट्रम का अगर इन डेप्थ क्वेश्चन पूछ दिया उन्होंने, 3-4 स्टेटमेंट दे दी, वैसे भी आप फंस जाओगे, क्योंकि इतना पेशेंस आप में भी नहीं है कि 1500 पेजेस को स्पेक्ट्रम के आप जो है दोबारा दोबारा रिवाइज करोगे, ठीक है। तो बेस्ट है लूसेंट पढ़ो, रट्टा मारो, बढ़िया हिस्ट्री में 100-120 पेजेस हैं आपके, मजा आ जाएगा, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री की भी अगर आप देखोगे 40 से 50 पेज बनते हैं, और उन्हीं पेजेस में से हर बार 4-5 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, लोकहितवादी करके क्वेश्चन था, डायरेक्ट आपको पोल्यूशन में मिल जाएगा, क्या जरूरत है आपको स्पेक्ट्रम पढ़ने की 1000-1500 पेजेस की, ठीक है। प्लीज हिस्ट्री के लिए इन बुक्स को रेफर करिए, मौज करो, ठीक है। चलो, सीएपीएफएसी फाउंडेशन बैच जो है 5 तारीख को स्टार्ट होने वाला है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। जो भी चीजें मैंने अभी तक आपको बताई सब के सब जो है वीडियो फॉर्मेट में आपके पास अवेलेबल रहेंगी। जो वर्ल्ड और इंडिया का जो मैप का मैंने बताया था वो ये रहा आपका। नोट जो है आपको कोई बनाने की आवश्यकता नहीं है, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। पीवाईक्यूज की जो बुक है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ये सब जो है आपके घर पे डिलीवर किया जाएगा। इंक्वायरी के लिए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। साइंस की अगर बात करूँ, 500 से 600 पेजेस पढ़ने हैं कुल, इसके अलावा कोई जरूरत नहीं है कोई और बुक पढ़ने की। बच्चे बोलते हैं सर 11वीं की एनसीईआरटी पढ़ लो, देवता जी हाथ जुड़वा लो, रिक्वेस्ट है आपसे, कोई जरूरत नहीं है। 30 क्वेश्चन आए थे इस बार, 30 में से 25 से 27 क्वेश्चन डायरेक्टली आपकी इन दो बुक से हैं।
ये मेक श्योर कर लो कि भाई यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा ना वो मेरा गलत नहीं होगा, बाकी चाहे कोई क्वेश्चन गलत हो जाए, ठीक है। तो देखो आप 25 से 27 क्वेश्चन थे, दोनों इसी बुक से आए थे, 25-27 क्वेश्चन 30 में से करो ना, सारे सही है, 22-23 क्वेश्चन कर दो इसमें से, अब क्या दिक्कत है। सिर्फ और सिर्फ 9वीं क्लास और 10वीं क्लास के एनसीईआरटी पढ़ने की आपको आवश्यकता है। और यहाँ पे जो है सीएपीएफ के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनको एक एक्स्ट्रा एज रहेगा, अगर आपकी साइंस अच्छी है, साइंस स्ट्रॉन्ग है, इन कंपैरिजन टू सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट, उनकी इतनी अच्छी नहीं होती है साइंस, ठीक है। तो प्लीज इसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस कीजिए। इकोनॉमिक्स की बात करूं, 10 क्वेश्चन आपके यहाँ पे आएंगे, प्लीज प्लीज प्लीज। जिनको इकोनॉमिक्स समझ नहीं आती है, कोई बहाना नहीं है कि इकोनॉमिक्स समझ नहीं आती तो छोड़ दो, नहीं। 10 क्वेश्चन आपके आते हैं, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं, 6-7 क्वेश्चन आप कर सकते हो मेहनत करके, ठीक है। प्लीज डोंट स्किप दिस इकोनॉमिक सब्जेक्ट, बहुत महंगा पड़ेगा आपको सच में, 10 क्वेश्चन यहाँ से आप छोड़ नहीं सकते, ये छोड़ने वाली चीज है ही नहीं, ठीक है। एनसीईआरटी अगर आप पढ़ रहे हो, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ लो, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ लो और इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। मैथ एंड रीजनिंग की बात करूं, अनदर छोटा सी सेट, बी रेडी। आने वाले टाइम पे मैथ जो है इस बार भी जो है थोड़ा टफ आया था, अगली बार और टफ आने वाला है, प्लीज बी रेडी फॉर दैट, ठीक है। 15 क्वेश्चन आपके आते हैं, 15 में से आप देख लो, जैसे सी सेट का लेवल बढ़ रहा है ना, ऐसे आपका सीपीएफ का भी लेवल अब बढ़ने वाला है। प्लीज मेक श्योर आप अच्छे तरीके से जो है मैथ को कवर करके जाइए। पीछे पहले जो सालों में क्वेश्चन आते थे, ये ट्राइंगल होगी भाई, इसमें बता दो छोटी कितने ट्राइंगल आ जाएंगे, ये सब टाइम गया आपका। आप जो है बढ़िया लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, तो अच्छे से प्रिपेयर करिए मैथ को भी। फिर आता है डिफेंस का, फ्री के नंबर है 8 से 10, 4 से 5 क्वेश्चन आपके डिफेंस में आते हैं, इंटरव्यू की तैयारी में भी आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। अब देखिए डेडिकेटेडली ऐसी कोई बुक तो मैंने तो देखी नहीं है, लेकिन स्टडी फंडा ने जरूर एक बुक बनाई थी, एनवायरमेंट इकोनॉमिक्स और डिफेंस की कॉमन है। तो डिफेंस की अगर आपको टॉपिक चाहिए तो मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको लिख के दे दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, वो आप इंटरनेट से, लूशन से, कहीं से भी आप पढ़ सकते हो, आपकी चॉइस है, बट इंपॉर्टेंट है, प्लीज डोंट स्किप दिस टॉपिक्स। 4-5 क्वेश्चन आते हैं, बहुत ईजी आते हैं, ठीक है। करंट अफेयर है, 30 नंबर के आते हैं, 15 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, टेंशन ही खत्म कर देते हैं आपकी, ठीक है। आज के बाद आपको सीएपीएफ एसी एग्जाम के लिए, देखो सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ रहे हो, पीसीएस के लिए पढ़ रहे हो, मैं नहीं कहूंगा कुछ भी, लेकिन सीएपीएफ एग्जाम के अंदर आपको कोई न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सिर्फ एक टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे लगती है, वो ये है, हर महीने के आपको 5 से 6 टॉपिक जो है उनके ऊपर आंसर राइटिंग आपको करनी पड़ेगी, सिर्फ इतनी सी बात मान लो। बेशक मत पढ़ो कोई न्यूज़पेपर, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता है, बहुत बच्चे देखे हैं, सर न्यूज़पेपर समझ में नहीं आ रहा, कैसे पढूं, कहाँ से पढूं, क्या करूं, कुछ जरूरत नहीं है। मंथली मैगजीन उठाओ, स्टडी फंडा की ले लो, या कोई और भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो डिफेंस रिलेटेड मैगजीन्स आपकी वन लाइनर बनाता है, मैगजीन फॉलो करो, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, मौज करो, ठीक है। टाइम बहुत बचेगा आपका, जो टाइम बच रहा है उसको पेपर 1 के सब्जेक्ट्स में दो, साइंस में दो, पॉलिटी में दो, ज्योग्राफी में दो, वहां पे काम आएंगे, ठीक है। एनवायरमेंट के 2 क्वेश्चन आएंगे, प्लीज शंकर आईएएस की बुक पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, टाइम वेस्ट मत कीजिए। सिंपल जो है 1 या 2 क्वेश्चन आता है आपका कन्वेंशन पे आएगा, इंटरनेशनल एनवायरमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन उस पे आ जाता है, टर्मिनोलॉजी पे कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। कोई भी नोट्स अगर आपको मार्केट में कहीं पे भी 30-40 पेजेस में पूरा एनवायरमेंट कोई करके दे तो ले लो, नहीं तो ज्यादा टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है एनवायरमेंट, ठीक है। उसके बाद ये था वीडियो का एंड। अगर आपको सेम स्ट्रेटेजी पेपर 2 के लिए चाहिए, प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, आपके लिए पेपर 2 की भी जो है डिटेल में स्ट्रेटेजी बनाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे भारत, लव यू ऑल। और बहुत अच्छा लगता है मुझे आपके लिए वीडियोस बनाना, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। और फाउंडेशन बैच जो है स्टार्ट हो रहा है, 5 तारीख से आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।